अब कुछ की फॉर्म्स हैं, पेई फॉर्म्स हैं, वो पता होने चाहिए, और कुछ पेई के प्रोसीजर हैं, जो आखिरी चीज है जो आपको पता होने चाहिए। वो क्या है? आपको पता है, पे एज यू अर्न का मतलब है कि आप ऑन स्पॉट आपका इनकम टैक्स एनआईसीज एट सोर्स आपकी अर्निंग में से कट जाते हैं। सारी अर्निंग्स असेसेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम है, और उसमें से डिडक्शन एट सोर्स हो जाती है। एम्प्लॉयर आपके पैसे जो भी टैक्स वगैरह बनता है वो डिडक्ट करके ईच पेमेंट जो भी है वो आपकी सॉफ्टवेयर की पेरोल सॉफ्टवेयर के जरिए एचएमआरसी को पे कर देता है। इससे फायदा क्या होगा कि टोटल टैक्स लायबिलिटी इंप्लॉय की पे हो जाती है। लेकिन जो नॉन कैश देखो, जो अर्निंग्स है ना, उसमें मैंने आपको बताया था पेरोलिंग का कॉन्सेप्ट। जो अर्निंग्स है ना, उस पे तो टैक्स एट सोर्स कट जाता है पी के जरिए। लेकिन कुछ नॉन कैश बेनिफिट है जैसे गाड़ी वगैरह, तो ये जो नॉन कैश बेनिफिट है इनके ऊपर आप बाद में टैक्स देते हो सेल्फ असेसमेंट के जरिए। लेकिन मैंने आपको बताया था पेरोलिंग द बेनिफिट का कॉन्सेप्ट आ गया है कि ज्यादातर जो नॉन कैश बेनिफिट है ना, जो भी एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, वो एचएमआरसी को एंड ऑफ टैक्स ईयर रिपोर्ट किए जाते हैं यूजिंग फॉर्म P11D। याद रखना, जितने भी एसबीएम मुझे नॉन कैश बेनिफिट दे रहा है, एसबीएम इसका P11D फॉर्म बनाता है। नॉन कैश बेनिफिट P11D पे नॉन कैश बेनिफिट लिखता है, एक कॉपी एचएमआरसी को भेजता है, एक कॉपी मुझे देता है। क्योंकि उस नॉन कैश बेनिफिट्स पे मैंने खुद टैक्स देना है, तो एचएमआरसी क्रॉस वेरीफाई करता है कि क्या मैंने नॉन कैश पे, क्या मेरे एम्प्लॉयर ने जितने मुझे नॉन कैश बेनिफिट दिए, क्या मैंने उनको टैक्स दिया या नहीं दिया। ये कहाँ से पता चलेगा? एम्प्लॉयर ने जितने भी मुझे बेनिफिट दिए उसकी एक कॉपी एचएमआरसी को ऑलरेडी भेज दी है। P11D क्या होता है, पहले एक फॉर्म समझ लो। P11D फॉर्म क्या होता है? P11D जितने भी बेनिफिट दिए हैं, P11D फॉर्म होता है एचएमआरसी प्रोवाइडेड टू एचएमआरसी, और एक कॉपी एम्प्लॉय को भी दी जाती है। एम्प्लॉयर का काम है एचएमआरसी को, एसबीएम भेजेगा कि संजय को ये बेनिफिट दिए, एक मुझे भी कॉपी दी जाएगी। और इसकी ड्यू डेट याद रखना, 6 जुलाई फॉलोइंग टैक्स ईयर। टैक्स ईयर एंड हो गया 5 अप्रैल 2025 को। इन्होंने 6 जुलाई 2025 को एफबीआर को या एचएमआरसी को P11D जितने भी बेनिफिट्स हैं उनकी समरी होती है इसमें। P11D की क्या है फॉर्म, किसके लिए यूज होता है? समरी ऑफ बेनिफिट्स। कौन प्रिपेयर करता है? एम्प्लॉयर। किसको भेजता है? एक कॉपी एचएमआरसी को एंड एक कॉपी एम्प्लॉय को। ड्यू डेट क्या है इसकी? 6 जुलाई फॉलोइंग एंड ऑफ टैक्स ईयर। 6 जुलाई 2025 हो जाएगा। सही है, ये चीज याद रखना है। फिर आगे कॉन्सेप्ट समझें। अच्छा, अल्टरनेटिव तरीका भी है। अल्टरनेटिव तरीका भी है पेरोल द बेनिफिट्स। पेरोल द बेनिफिट्स का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयर बेनिफिट्स के ऊपर भी टैक्स, पेरोलिंग द बेनिफिट्स के अलग से टैक्स में नॉन कैश बेनिफिट पे दूं, इससे अच्छा है कि नॉन कैश बेनिफिट पे भी मेरा टैक्स एट सोर्स कट जाए। इसको मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट इनकम में पढ़ाया था, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पे रोलिंग द बेनिफिट्स। फायदा ये है कि मुझे कोई टेंशन नहीं रखनी पड़ेगी, मेरा टैक्स अर्निंग के साथ साथ नॉन कैश बेनिफिट पे भी एट सोर्स ही कट गया है। बाद में मैं अलग से एचएमआरसी को जमा करवाता रहा हूँ, रिटर्न जमा करवाता रहा हूँ, इससे अच्छा है मेरा एट सोर्स ही कट गया है। कोडिंग नोटिस, अच्छा याद रखना, unable the employer to match payee tax collected with the particular tax affairs, HMRC issues a payee coding notice। मतलब एचएमआरसी एसबीएम को या जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको कोडिंग नोटिस भेजता है, जिसमें सारे एम्प्लॉयज के कोड लिखे होते हैं और उनका टैक्स कितना कितना है। इससे पता चल जाता है कि कितने टैक्स पेयर से कितना कितना टैक्स कलेक्ट किया है एम्प्लॉयर ने। एचएमआरसी कोडिंग एम्प्लॉय के रिलीफ होते हैं, उसमें अलाउंसेस होते हैं, नॉन पेरोल बेनिफिट्स होते हैं। इससे पता चल जाता है। हमेशा याद रखना, कोड नंबर होता है इसमें, जैसे 12,000, द लास्ट डिजिट इज रिमूव टू अराइव एट अ कोड नंबर ऑन दिस नोटिस। 12,570 12,1257 एम्प्लॉयर को नोटिफाई किया जाता है। करेक्ट अमाउंट एम्प्लॉयर कैलकुलेट करता है। मतलब अगर किसी का पर्सनल अमाउंट नॉर्मल है, रिडक्शन नहीं है, तो उसको सिंपली लिखा जाता है फॉर एग्जांपल सफिक्स से, लेटर लेटर सफिक्स से। मतलब बेसिकली पता हो क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको जस्ट आप पढ़ लेना।
एम्प्लॉयर्स जनरली रिक्वायर्ड है, अच्छा एम्प्लॉयर्स ना मंथली पेमेंट देते हैं, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, एम्प्लॉयर मंथली पेमेंट देते हैं, मतलब एसबीएम हो गया, जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं, टैक्स एट सोर्स जो काटते हैं ना, वो इनकम टैक्स हो गया, एनआईसी हो गया, मंथली पे करते हैं। एम्प्लॉय ईच मंथ पे लॉ ड्यू ऑफ पेमेंट एचएमआरसी नॉट लेटर देन 14 दिन आफ्टर द टैक्स मंथ एंड। अच्छा टैक्स मंथ एंड का क्या कॉन्सेप्ट है समझो, देखो हमारा टैक्स ईयर हमारा कब से कब तक है, 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 अप्रैल 2025, ये तो ईयर है ना, ईयर एंड 5 अप्रैल पे हो रहा है। अरे मंथ कब एंड हुआ, इसका मतलब है मंथ कब टैक्स ईयर का एंड हुआ, टैक्स ईयर टैक्स का मंथ कब एंड होता है, 6 अप्रैल 2024 से लेके 5 मंथ, मंथ ये तो ईयर है ना, मंथ कब एंड होता है, अप्रैल के बाद मई, 5 मई, फिर 6 मई से लेके 5 जून मंथ एंड हुआ। तो जब मंथ एंड होता है इसके 14 दिनों के अंदर आपने मंथली पेमेंट ऑन अकाउंट करनी होती है ना, जितनी भी 14 दिनों के अंदर, 5 मई के 14 दिन क्या बनेंगे, 19 मई। हर महीने की 19वीं तारीख को जितना भी इनकम टैक्स है, जितना भी एनआईसी है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के ब्याह पे कर देता है। 6 to 5 मंथ बनता है, सही है, ये मंथ के हिसाब से बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात याद रखना, अगर आप एम्प्लॉयर के 250 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, 250 से ज्यादा एम्प्लॉई हैं, एक मिनट फोकस करना प्लीज, आखिरी चीज है बस ये देखो ये रही, अगर आपके पास टैक्स, इधर देखो ये रही, कि अगर आपके पास 250 या 250 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तो आपने लाजमी लाजमी इलेक्ट्रॉनिकली पे करना है 22वें दिन तक भी, 3 दिन और दिए जाते हैं, नॉर्मली 19th है, लेकिन अगर 250 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो 3 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अंडर 250 है तो आपने मे मेक मंथली पेमेंट अप टू 19th, चेक के जरिए भी हो सकता है या इलेक्ट्रॉनिकली बाय 22nd भी हो सकता है। उसमें तो मस्ट है, मस्ट मतलब वो लाजमी है, इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन है, चेक भी भेज सकते हो 19 को, या 22 को इलेक्ट्रॉनिकली पे कर दो, और ज्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिकली पे करते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने अर्निंग्स इनकम टैक्स रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है, आरटीआई है, जिसके अंदर ये डेटा पुट करते रहते हैं, और मंथली पेनल्टीज चार्ज होती हैं, कि आरटीआई अगर आपने लेट किया तो, जैसे ये देखो, अगर कोई चार्ज पहली बार लेट हुआ तो नहीं होता, आरटीआई क्या है, कि आपने एम्प्लॉयर ने अर्निंग्स इनकम टैक्स एनआईसी एक फॉर्म एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जमा करवाना है, ईयर एंड की समरी वगैरह है, अगर लेट सबमिशन करवाई है, ड्यू डेट ऊपर बता दी, अगर लेट सबमिशन वगैरह आपने करवा ली तो फिर पेनल्टी होगी, पहले लेट पे नहीं है, लेकिन सब्सीक्वेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से, अगर 1 से 9 एम्प्लॉय है 100 रुपए की पेनल्टी, 10 से 49 है 200, 50 से 250 एम्प्लॉय है 300, 250 से ज्यादा है 400 की। और अगर सबमिशन 3 महीनों से ज्यादा लेट हुआ, इस पेनल्टी के अलावा अलावा 5% जितना भी टैक्स और इंश्योरेंस था जो उनका रिपोर्ट होना चाहता उसका एडिशनल पेनल्टी भी होगी। ये एक एमसीक्यूज है, ये कर लो बस, उसके बाद ये एक एमसीक्यूज है ये वाला, ये देखें, एक बार डेटा पढ़े, मैं आपको समझाता हूँ। लेक्चर भेजूंगा, सिर्फ इधर फोकस करो, रेलिवेंट बॉक्स सेलेक्ट करो, लेटेस्ट डेट बाय विच बोर्ड लिमिटेड शुड हैव फाइल द पे इन्फॉर्मेशन, 1 सितंबर 2024, एम्प्लॉयर है, लास्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ पे, और ऑल पेड ऑन लास्ट मंथ, एम्प्लॉयर आर ऑल पेड ऑन, द पे इंफॉर्मेशन was not filed with HMRC using the RTI, नहीं जमा करवाई अंटिल 7 नवंबर को। भाई 30 सितंबर 2024 है, सितंबर 2024 की आपके पास जमा कब होनी चाहिए थी, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपकी, वो लेटेस्ट डेट क्या थी जो आपकी जमा होनी चाहिए थी, लेटेस्ट डेट आपकी बाय लिखा बाय विच शुड हैव फाइल्ड द पे इंफॉर्मेशन फॉर सितंबर 2024, सेकंड लेट करवा दिया इसने, सेकंड लेट करवा दिया, तो देखो
एक तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन के अंदर आपके पास 30 सितंबर है, 30 सितंबर है, कब आपके जमे होना चाहिए था? देखें, जब एम्प्लॉयज को पे किया जाता है, सारे इधर देखें, जब एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू इनकम टैक्स एंड विच मीन व्हेन बिफोर अ एम्प्लॉयर पेड, ये देखो। अच्छा, आरटीआई के अंदर ये जो बातें मैंने लिखी हुई था ना, ये तो टाइम पीरियड है कि एचएमआरसी को कब देना है, लेकिन वो जो आरटीआई में इंफॉर्मेशन आपने अपडेट करनी होती है ना, जैसे एम्प्लॉय को पे कर रहे हो उसी दिन पे, रियल टाइम में, तो इनको पे कब किया जा रहा है? इनको पे किया जा रहा है लास्ट डेट पे, देखो लास्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ, पेमेंट 30 सितंबर पे हुई होगी, तो इसका मतलब है लेट उसी टाइम आरटीआई फाइल हो जानी चाहिए थी, और इसने पहला लेट नहीं सेकंड लेट करवाया है। पहले लेट होता तो कोई पेनल्टी ना होती, सेकंड लेट करवाया है तो इसके ऊपर पेनल्टी भी चार्ज होगी। सर इसका ये एमसीक्यूज था। फॉर्म में एक P11D है, और क्या क्या फॉर्म है? एक P11 है, और दूसरा जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है ना, जैसे एसबीएम को आज मैं छोड़ के चला जाऊं, तो सर मसूद ने प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय व्हेन एम्प्लॉय लीव, जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसको P45 दिया जाता है, तो आगे उसका मतलब अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए P45 दिया जाता है। जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, P45 दिया जाता है फॉर कंप्लीटेड फॉर ईच एम्प्लॉय। नया एम्प्लॉयर के पास मैं जाऊंगा ना, वो फॉर्म अपने पास लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उस P45 पे मेरा सारा टैक्स का रिकॉर्ड है, कितना मैंने क्लेम किया है, सारा रिकॉर्ड है मेरा उस पे। तो P45 पे डिटेल्स है, मेरी टैक्स कोड है, सब कुछ है। और इसी तरह एक आखिरी फॉर्म है, पूरे साल की अंदर, अच्छा ये ऑन गोइंग यूज है, ये इसकी कोई ड्यू डेट नहीं है, जब मैं छोड़ के जाऊंगा एम्प्लॉयर ने देना है मुझे ये फॉर्म। ईयर एंड की समरी, पूरे साल के अंदर मैंने क्या क्या कमाया, कितनी अर्निंग थी, क्या था, ये मुझे एम्प्लॉयर ने P60 फॉर्म देना है, और इसकी ड्यू डेट है 31 मई, ये आनी चाहिए ड्यू डेट। तीन फॉर्म है, तीन फॉर्म है, आई रिपीट, तीन फॉर्म है। एक मैंने यहाँ पे लिखा P11D, P45, एम्प्लॉय जब लीव करके जाता है तब देनी है, कोई ड्यू डेट नहीं है, एम्प्लॉयर देता है इसको। फिर है P60 फॉर्म, पूरे साल की समरी, पूरे साल की समरी, ये 31 मई पे देनी होती है, इसकी ड्यू डेट है 31 मई 2025, फॉलोइंग एंड ऑफ टैक्स ईयर, 31 मई है। तो सर ये आपका पूरा का पूरा P60 में सर्टिफिकेट होता है, सारा पूरे साल का, नेशनल नंबर 60, पूरे साल की डिटेल, नाम, एड्रेस, अर्निंग कितनी थी पूरे साल की, पेई कोड, इनकम टैक्स कितना, एनआईसी कितना, पूरे साल के होते हैं इसमें चीजें। तो सर ये आपका पूरा का पूरा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन था, 2 घंटे लगाए, क्वालिटी वाला तैयार हो जाएगा, एमसीक्यूज भी साथ करवा दिए।